हम लोगों ने डिफरेंट शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम तक समझ लिया था। अब आपने एक टर्म समझा था कि रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या मतलब है। टर्म आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? कोई ऑब्जेक्ट है, इसका किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एम आर स्क्वायर। इस प्रॉब्लम का सिंपलीफाइड पार्ट ये है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट के मास को किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माने, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, उस पूरे मास को स्क्वीज कर दें, मान लो कि टोटल मास कैपिटल एम है, इसको एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर रखें, इस अकेले एक मास को हाइपोथेटिकली देख रहे हो अभी आप इस प्रॉब्लम को इसमें कन्वर्ट कर रहे हो कि एक्चुअली केस ये है, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इस पूरे मास को स्क्वीज करके किस पॉइंट पर डालना है सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी सेम। तो इसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना क्या चाहिए, एम के स्क्वायर। At what distance the complete mass should be supposed to be concentrated so that moment of inertia comes out to be same as with actual mass distribution. इस k को कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, k is equal to √I/m। कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, और k है क्या चीज, डिस्टेंस। क्या इस पर सवाल पूछेंगे, देखिए इस पर क्या प्रॉब्लम पूछेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लो कि थिन रॉड दी गई, एक थिन रॉड है, ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, इस एक्सिस पर इसका k बताइए। क्या है क्वेश्चन, थिन रॉड, इसका मास है, मैं लेंथ है, इसको सेंटर से जाने वाली एक्सिस पर रिवॉल्यूशन करा रहे हैं। यू हैव टू फाइंड कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, बता सकते हैं। What will be the value of radius of gyration? आप उस एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये जानते हो, जो थिन रॉड है उसका गिवन एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जानते हैं। हम फॉर्मूला यूज करें I is equal to mk स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बट रॉड के लिए इस गिवन एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं हम कि ये होता है ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है। बट ये जानते हैं कि आई को हटा के क्या लिखा जा सकता है, m के स्क्वायर, where k is radius of gyration, m हटाइए, k की वैल्यू आएगी l अपॉन 2√3, k की वैल्यू होगी l अपॉन 2√3। Sir, हाँ भाई, so please explain it once again. I was disconnected. आपने क्या पढ़ा है, जो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है k, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, आप किसी एक्सिस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है I is equal to सिग्मा एम आर स्क्वायर। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, किसी एक एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ गायरेशन किसको कहते हैं, इस कंप्लीट मास को किस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जाए, इसको एक्सिस से हम कितनी डिस्टेंस पर रखें, ठीक है, ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का आ रहा था। तो पूरे ऑब्जेक्ट के मास को स्क्वीज करके एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर डालना पड़ेगा सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी सेम। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, m के स्क्वायर, आना कितना चाहिए था, I। इस फॉर्मूले में I आपको पता है, ऑब्जेक्ट का मास पता है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी गिवन एक्सिस के अबाउट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है आपको, उस ऑब्जेक्ट का मास पता होता है, I और m सब्स्टिट्यूट करके आप k निकाल सकते हो। हमने क्वेश्चन ये दिया था कि थिन रॉड है, उसके मिड पॉइंट से जाने वाले एक्सिस पर हम उसको रिवॉल्यूशन करते हैं, बताइए इस एक्सिस के लिए k कितना होगा। आप जानते हो कि इस एक्सिस के लिए I कितना होता है, उसको m के स्क्वायर से कंपेयर करा एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। सिंपल, क्लियर है, ठीक है ना। Yes, sir. आपने जो भी एक्सिस दिया है उस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और उसको m के स्क्वायर से इक्वेट करिए, वेयर m इज द टोटल मास, k जो निकल के आ गया क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, लेंथ।
हम इसी चीज को सपोज सॉलिड स्फीयर के केस में करते हैं कि मान लो कोई सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का मास है में रेडियस आर है और हम उसको टेंजेंशियल एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। फाइंड के अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के लिए इसकी रेडियस ऑफ वेरिएशन बताइए। ठीक है, ये क्या है? टेंजेंशियल लाइन है। सबसे पहली बात है कि इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। आप जानते हो कि टेंजेंशियल लाइन जो सॉलिड स्फीयर की है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? जितना डायमीटर के अबाउट आएगा, डायमीटर ये लाइन प्लस mr स्क्वायर इसमें जोड़ना पड़ेगा। और डायमीटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं हम 2/5 mr स्क्वायर होता है प्लस mr स्क्वायर। आंसर कितना होता है? जिस एक्सिस की बात कर रहा हूँ आप, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है। एंड आप जानना चाहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपको क्या करना है, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ रहा है इसको कंपेयर करा देना है एम के स्क्वायर से। ठीक है, ये आएगा 7/5 विदिन रूट इनटू आर, ये आएगी वैल्यू ऑफ की। देख लीजिए सही है। ठीक है, ठीक है ना, मतलब के की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने क्या करना है, आपने पहले जो गिवन एक्सिस है उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया यू सिंपली कंपेयर दैट विद एम के स्क्वायर। तो अगली चीज पर आते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद इसमें कुछ 3-4 छोटे-छोटे डेरिवेशंस हैं। इसमें से एक होता है कि आप एंगुलर मोमेंटम को प्रूव करिए कि ये आई और ओमेगा का प्रोडक्ट होगा। एक होता है कि टॉर्क को प्रूव करिए कि ये आई अल्फा का प्रोडक्ट होगा। और एक चीज की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये 3 छोटे-छोटे प्रूफ्स हैं। ठीक है, 3 छोटे-छोटे प्रूफ्स हैं, हम आराम से निकाल सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहली चीज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आप ऐसे समझिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस के अबाउट किसी ऑब्जेक्ट को आप रिवॉल्यूशन करवा रहे हो। ठीक है, मान लीजिए कि इसकी रोटेशनल स्पीड है ओमेगा, ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अबाउट आप रिवॉल्यूशन करवा रहे हो एंड ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल मास पॉइंट्स। उसमें से कोई एक मास पॉइंट लें जिसका मास है सपोज एम आई, एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ले लें हम, सपोज दिस इज आर आई एंड ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ। अब हम किसी एक मास की बात करें जब इसको आप घुमा रहे हो, जब पूरी बॉडी को घुमाया जा रहा है ये ऑब्जेक्ट किस में चलेगा? पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करें क्या डिस्क्राइब करेगा? सर्कल डिस्क्राइब करेगा। आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के पूरा रोटेट करें, उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी एक पॉइंट को देखें कि ये किस में चलेगा? सर्कल में चलेगा ऑब्जेक्ट के लिए। जब पूरी बॉडी को आप रोटेट करोगे एक ऑब्जेक्ट सर्कल में चलेगा। क्लियर बात? जब आप ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हो अबाउट एनी गिवन एक्सिस, तो ये पूरा जब ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी डिस्क्राइबिंग सर्कल। जब कुछ सर्कल में चल रही है मतलब उसमें एंगुलर वेलोसिटी भी है, लीनियर वेलोसिटी भी है। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा देखिए, हम ith पार्टिकल की बात करें, मान लो कि ith पार्टिकल का मास एम आई, जिस सर्कल में चल रहा है उसकी रेडियस आर आई है और उसकी वेलोसिटी भी है। ठीक है, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर आई इंटू पी आई, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। अब मोमेंटम कितना होता है? एम इंटू वी, क्योंकि हर पार्टिकल के मास और वेलोसिटी अलग अलग है। फॉर्मूला इज दिस आर आई इंटू एम आई इंटू वी। अब क्या किया जाए, आर आई इंटू एम आई, ये तो ठीक है, व्हाट इज वी आई?
vi is the velocity of ith particle. आप जानते हो कि v is equal to क्या होता है, ओमेगा आर होता है, लेकिन ओमेगा पूरे सिस्टम के लिए सेम होता है, हर पार्टिकल का ओमेगा अलग अलग नहीं होता। ओमेगा पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए सेम रहेगा। तो जिसको आप यहाँ vi लिख रहे हैं, इस vi को लिख सकते हैं हम ओमेगा इंटू आर आई, क्योंकि ओमेगा पूरे सिस्टम के लिए सेम है, हर पार्टिकल का अपना अलग अलग ओमेगा नहीं है। तो इसको हटा के ओमेगा इंटू आर आई लिखिए। ये आपने ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखा है, हम सॉल्व कर लें इसको। दिस इज mi ri स्क्वायर ओमेगा, ये li की वैल्यू। और अगर आप पूरे सिस्टम को सॉल्व कर रहे हो, यू हैव टू टेक द समेशन ऑफ दिस। समेशन किस चीज के लिए होगा कि पहला पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, मींस यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ i फ्रॉम 1 to 1। जितने पार्टिकल्स हैं इन सब के लिए इसको समझें। जिस चीज पर i नहीं आ रहा है इसका कोई कांस्टेंट है, ओमेगा कैन बी टेकन आउट, समेशन विल बी ऑफ mi ri स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और ये जो पूरा समेशन देख रहे हो आप, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ये चीज क्या लिखी हुई है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, ठीक है ना। सिग्मा mi ri स्क्वायर क्या होता है, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो किस ओमेगा इनटू i, दिस इज इट, ठीक है। प्रूव आ गया। ये आप लोग निकाल चुके हो कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड टू एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। क्लियर, देख लीजिए, कोई डाउट। ऑब्जेक्ट है, मास है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस आ रहा है, जो आप तो एंगुलर मोमेंटम सेम कैसे होगा? क्या चीज बताइए? एंगुलर मोमेंटम सेम कैसे होगा सबके लिए? एंगुलर मोमेंटम सबके लिए सेम कहाँ होगा, ये पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, हर पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम है। आपने इसीलिए li निकाला है, li मतलब ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। जैसे आप फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, तो ये होगा m1 r1 स्क्वायर इनटू में, ये अलग होगा। दूसरे पार्टिकल के लिए इट विल बी m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। इस सब को हमने सम कर दिया, सबका सम कर दिया, तो उसको हमने जनरल टर्म लिखा है। फॉर ith पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r और p का प्रोडक्ट। अब ith पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, r है, हर पार्टिकल की डिस्टेंस अलग अलग है। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, सारे पार्टिकल की मास और वेलोसिटी अलग अलग है। तो वेलोसिटी क्या है, ओमेगा आ रहा है, ओमेगा पूरे सिस्टम के लिए सेम होता है, ये अलग अलग नहीं होता। ओमेगा में सबस्क्रिप्ट आई नहीं लगेगी, इट इज ओमेगा इनटू आर आई। मल्टीप्लाई करोगे आप mi r i स्क्वायर इनटू ओमेगा, सिग्मा लिए दोनों साइड, ओमेगा समेशन के बाद बचा ये टर्म क्या है, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। अब इसी तरह से हम जो सेकंड डेरिवेशन है टॉर्क, उसको देखते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कैसे निकाला गया देखिए, आप मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट आप फोर्सफुली घुमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट को क्या दे रहे होंगे आप, फोर्स। उसी से क्या आएगा, फोर्स से ही टॉर्क बनेगा। जब इस चीज पे फोर्स लगाओगे आप, चीज रोटेट करेगी, और फोर्स से अगर रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसी को क्या कह दिया जाता है, टॉर्क। तो ये टॉर्क कहाँ से बन गया, ith पार्टिकल का मास, डिस्टेंस, वेलोसिटी ये दिया हुआ। हम जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है r इंटू एफ, ठीक है, r इंटू एफ। अब ith पार्टिकल की क्या डिस्टेंस है, ith पार्टिकल पर क्या फोर्स लग रहा है, ये ith पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क। दिस इज टॉर्क व्हिच इज ऑपरेटिंग ऑन ith पार्टिकल। अब हम ये जानते हैं कि फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हर पार्टिकल का मास अलग अलग है, हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। बट ये जानते हो आप कि v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर के। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dv बाई dt ये होता है d ओमेगा बाई dt, r इज कांस्टेंट। एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते समय उसके पाथ की रेडियस चेंज नहीं हो रही, तो रेडियस इज फिक्स्ड। डिफरेंशिएशन किसका होगा, ओमेगा। dv बाई dt क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन,
तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर। ए की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? अल्फा इंटू आर। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं ए आई की। ए आई आप जैसे देख रहे हो कि जैसे ओमेगा पूरे सिस्टम का सेम होता है तो अल्फा भी पूरे सिस्टम का सेम होता है। इसका मतलब कि जो ए आई है ये कितना लिखा जाएगा? अल्फा इंटू आर। हर पार्टिकल का अपना अलग अलग एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता क्योंकि पूरी बॉडी एक साथ घूम रही है। क्या नतीजा निकलेगा यहाँ पे? आपको लिखना पड़ेगा ए आई को हटा के लिखना पड़ेगा अल्फा इंटू आर आई। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्या बन रहा है? एम आई आर आई स्क्वायर अल्फा टॉर्क ऑन ith पार्टिकल। आप इसको करिए सिग्मा, दोनों साइड सम करिए एंड चेंज आई बिटवीन 1 to n। यहाँ भी आई को चेंज करिए 1 to n। ये सिस्टम का टोटल टॉर्क बता रहा है। यहाँ पर अल्फा इज कांस्टेंट, हर पार्टिकल का अल्फा अलग अलग नहीं है तो अल्फा को आप समेशन के बाहर ला सकते हैं। ये बचने जा रहा है सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n। ये बराबर है टॉर्क और ये कंप्लीट क्वांटिटी बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देख लो, ठीक है, मतलब फाइनली रिजल्ट क्या मिल गया आपको कि टॉर्क की वैल्यू आ गई आई अल्फा। टॉर्क जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होता है। देखिए कोई डाउटफुल स्टेप है इसमें? आपने तो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम रोटेट करा रहे हैं सर्किल में, भाई एक्सर्टिंग सम फोर्स, तो जो आप फोर्स दोगे उसका कुछ कुछ हिस्सा अलग अलग चीजों पर एक्ट करेगा। तो हमने आईआर पार्टिकल को कंसीडर किया कि उसका मास है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस आ रही है, उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स एफ आई है, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये है। दैट दिस इज द कैलकुलेशन। सर हाँ बताइए। सर एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में डिफरेंस क्या है? एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क दो चीजें ही अलग अलग है। जैसे फोर्स और मोमेंटम में क्या डिफरेंस? अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स में और मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में जो कनेक्शन है वही टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम है। फोर्स का पी से क्या कनेक्शन होता है? एफ होता है डीपी बाई डी टी। देखिए फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या कनेक्शन होता है? एफ होता है डीपी बाई डी टी। टॉर्क का एल के साथ वही कनेक्शन होता है, टॉर्क आल्सो इज डीएल बाई डी टी। ठीक है, टॉर्क जो होता है वो डीएल बाई डी टी के बराबर होता है। उसका भी प्रूफ सर टॉर्क होता है। बेसिकली होता क्या है? क्या चीज? सर तो टॉर्क बेसिकली होता क्या है? टॉर्क मतलब रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स। आप किसी चीज पर जब फोर्स लगाते हो तो नॉर्मली चीज ट्रांसलेट करती है, कुछ केसेस में फोर्स लगाने से चीज रोटेट करने लगती है। तो रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स इज सेड टू बी टॉर्क। फोर्स लगाने से, है ना, फोर्स लगाने से कोई चीज रोटेट कर जाए उसको आप टॉर्क कहोगे। और जैसे हम पढ़ते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ते हैं कि आपने ये चीज पढ़ी थी कि मोमेंटम क्यों डिफाइन किया गया था। ये बताता है टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रोसेस्ड और फोर्सेस का क्या कनेक्शन होता है, ये डीपी बाई डी टी के बराबर होता है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम रोटेटरी मोशन में इसके बराबर होता है, टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। तो जैसे फोर्स के एनालॉगस क्वांटिटी रोटेशन में टॉर्क है, मोमेंटम के एनालॉगस क्वांटिटी रोटेशन में क्या है? एल, एंगुलर मोमेंटम, and is vector quantity. Clear? अब आती है तीसरी चीज, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम उसी डायग्राम से आपका काम चल जाएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रोटेशनल एक्सिस है, इसी ऑब्जेक्ट का मास है एम आई, एक्सिस से डिस्टेंस है आर आई, और ये चीज एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रही है। हमको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। वी हैव टू कंसीडर ith पार्टिकल। तो ith पार्टिकल का मास एक्सिस से डिस्टेंस वेलोसिटी के लिख लिया हमने कि उस पार्टिकल का मास एम आई है, एक्सिस से डिस्टेंस आ रही है, और पार्टिकल विल बी डिस्क्राइबिंग सर्किल, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी है। तो अगर हम पूछें कि ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है,
तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mv², लेकिन ith पार्टिकल का जो मास है और जो वेलोसिटी है वो यूज करना पड़ेगी। बट ये जानते हैं हम कि v बराबर होता है किसके, ओमेगा इंटू आर। बट ओमेगा पूरे सिस्टम का सेम होता है और r जो कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, ये हर पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा। क्लियर? सेपरेट कर लेते हैं। 1/2 mi ओमेगा स्क्वायर ri², दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल। आप अगर पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो इसका सिग्मा करोगे I = 1 to n। यहाँ भी सिग्मा करिए I = 1 to n। बट जो आप समेशन कर रहे हो इसमें जो चीज डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज डिपेंडेंट नहीं है। सिग्मा I हर पार्टिकल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट नहीं है, कैन बी टेकन आउट। ओमेगा स्क्वायर को आप बाहर ला सकते हो। दिस इज I = 1 to n, ठीक है ना। 1/2 की हम बाहर ला सकते हैं और यहाँ बचेगा mi ri²। ये टर्म जो है क्या चीज है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? हटा दीजिए इसको। आंसर क्या आ रहा है आपका, 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। ये पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी है, इसी को कहा जाता है रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो आप दिखा चुके हैं कि रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। तो रिजल्ट है आपका कि रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। देखिए सही है। ठीक है ना, नो डाउट। ये जो एनर्जी निकाल रहे हो आप, ये No. किसी ऑब्जेक्ट के रोटेट करने से प्रोड्यूस हो रही है। आप जानते हो जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन पर चलती है तो एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। बट हम उस केस की बात कर रहे हैं, वन ऑब्जेक्ट इज मेकिंग प्योर रोटेशन, तब उसकी एनर्जी होती है। मान लो ऐसी सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तब क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट ये दोनों काम एक साथ कर रहा है तो क्या होगा, देखते हैं। आप ये जानते हो कि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 mv²। ठीक है। रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी RKE लिखे शॉर्ट में, उसको रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। ये हमने पढ़ा कि ये 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है। बट ये जानते हो आप कि इसमें से जो I है ये mv², सॉरी I बराबर होता है mk², where k is radius of gyration, और v हम जानते हैं कि ओमेगा इंटू आर के बराबर होता है। ओमेगा को हम v/r लिख सकते हैं स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू 1/2 mv² इंटू k²/r² के बराबर होगी। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक Could you एनर्जी explain it again, that last step? इन लास्ट स्टेप आपने क्या किया है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यू आर रिप्लेसिंग दैट बाय mk², और v बराबर होता है ओमेगा आर के, तो ओमेगा क्या होगा, v/r। सिंपल। तो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हमने कि ये हाफ I ओमेगा स्क्वायर होती है। हमने I को हटा के mk² रिप्लेस कर दिया, ओमेगा को हटा के v/r रिप्लेस कर दिया। वी आर गेटिंग हाफ mv² इंटू k²/r²। यहाँ से k² आ रहा है और यहाँ से r² आ रहा है। So this is in case of translatory motion, ना? ट्रांसलेटरी मतलब मोशन रोटेटरी के साथ साथ दोनों अलग अलग है। ये रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी है, इफ ऑब्जेक्ट इज मेकिंग प्योर रोटेशन उसकी एनर्जी। ट्रांसलेटरी की एनर्जी है लिखी हुई, तो फर्स्ट स्टेप लिखा है आपने ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है।
व्हेन ऑब्जेक्ट इज मेकिंग प्योर ट्रांसलेशन उसकी एनर्जी होती है, प्योर रोटेशन ये एनर्जी होती है। अब ऐसे केसेस होते हैं जहां ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। जैसे आपने किसी सरफेस पर किसी व्हील को चला के छोड़ दिया तो वो रोटेशन करते हुए आगे भी बढ़ रहा है। तो अगर कोई ऐसा केस एनकाउंटर होता है जिसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो रहा है, ट्रांसलेशन प्लस, सर इस केस में जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों का सम होगी। सर हाँ बताइए। सर जो अपन ने नया फॉर्मूला निकाला है ये सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, यस। सर उसमें के और आर इक्वल नहीं रहेंगे? नहीं, के और आर इक्वल कैसे होगा? इसमें जो आर था, आर उस सर्किल की रेडियस है जिसमें ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है। के सर्किल का रेडियस थोड़ी, के तो रेडियस ऑफ गायरेशन है जिसको आपने पढ़ा कि हाइपोथेटिकली ये वो डिस्टेंस है जिस पर ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मास को प्लेस किया जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आना चाहिए जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट का है। आपने समझा ना कि के का मतलब क्या होता है? के का मतलब जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक एक्सिस पे आप सर घुमा, मतलब वो बस अपन एज्यूम करते हैं क्या चीज? सर। रेड सर ये जो के है सर उसे बस अपन एज्यूम करते हैं। के एज्यूम कर रहा हूँ, के एज्यूम कर रहा है जबकि आर एक्चुअली पाथ का रेडियस, मतलब के हाइपोथेटिकल चीज है, के इज हाइपोथेटिकल, वो कहीं डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा, ठीक है ना? ओके तो अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की एनर्जी लिखोगे आप तो वही आएगी। ट्रांसलेशन की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें आप आई और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फीड कर दीजिए। आई की जगह रख दीजिए एम के स्क्वायर और ओमेगा की जगह रख दीजिए वी बाई आर का स्क्वायर। क्या मिलने जा रहा है आपको? दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर। और इन दोनों में से ये टर्म कॉमन दिख रहा है आपको। आप हाफ एम वी स्क्वायर को निकाल सकते हैं बाहर, विद इन ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब ये देखिए इस टोटल एनर्जी का ट्रांसलेटरी और रोटेटरी से प्रोपोर्शन क्या है। हम अगर देखें ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी से प्रोपोर्शन क्या है, तो टोटल एनर्जी है 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर, ये टोटल एनर्जी। जबकि ट्रांसलेटरी पार्ट की एनर्जी कितनी थी, ये टर्म इससे करिए कैंसिल, वैल्यू इज 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये याद रखिए, ट्रांसलेटरी का टोटल से रेशियो ये होता है। अब रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी से रेशियो निकालिए। टोटल एनर्जी कितनी है? 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हमने रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, इसकी वैल्यू आई थी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, थी यही वैल्यू। और ये टर्म इससे कराइए कैंसिल टू गेट दिस रिजल्ट के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर बात? ट्रांसलेटरी टू टोटल, रोटेटरी टू टोटल, ठीक है। जिसमें एक सवाल बताता हूँ आपको, इसमें क्या सवाल पूछेगा इसमें। क्या सवाल पूछेगा देखिए, क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर rolls on plane horizontal surface। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? What fraction of its energy
is associated with translation. ये सवाल है जो पूछा गया है। एक सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, उसकी एनर्जी का कितना पार्ट ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या निकालना चाहते हो, ट्रांसलेटरी का टोटल से रेशियो। बट इस कैलकुलेशन के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना, इसको एम के स्क्वायर से इक्वेट करिए, इसको एम के स्क्वायर से इक्वेट करिए, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2/5। ठीक है, ये वैल्यू इसमें ला के फीड कर दीजिए कि हमको ये पता है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का टोटल से रेशियो 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। You simply have to substitute this value. के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आ रहा है, 2/5। ये आएगा 5/7। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी से रेशियो ये हमसे पूछा गया था, फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/7। ठीक है, देख लीजिए कोई डाउट। ट्रांसलेटरी पार्ट के साथ उसकी एनर्जी का इतना हिस्सा एसोसिएटेड है। अगर हमसे परसेंटेज पूछा गया होता, व्हाट परसेंटेज एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन, हम ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी को टोटल से रेशियो करते मल्टीप्लाइड बाय 100 करते, ये होता 5/7 इंटू 100%, ये आता करीब करीब 70% के आसपास। 70% के आसपास एनर्जी एसोसिएटेड है किस चीज से, इट इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसलेशन, मतलब बाकी किसके साथ है, रोटेशन। इसमें सवाल ये पूछे गए हैं कि हमने कोई शेप दे दिया, पूछा कि बताइए इसकी एनर्जी का कितना हिस्सा ट्रांसलेशन से एसोसिएटेड है, कितना रोटेशन। ये हम सभी केसेस के लिए, सभी शेप्स के लिए निकाल सकते हैं। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे जो डिफरेंट शेप्स हम जानते हैं उसमें से हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 2/3 mr स्क्वायर, इसको इक्वेट कराइए m के स्क्वायर से and you will get k square by r square equal to 2/3। ठीक है, अब ट्रांसलेटरी एनर्जी का टोटल से रेशियो फॉर्मूला इज 1/1 प्लस k square by r square, it is 1/1 plus 2/3, वैल्यू इज 3/5। जब पूरी एनर्जी के 5 टुकड़े करिए तो 3 पीसेस ट्रांसलेशन के साथ है, इसका मतलब रोटेशन के साथ कितने होंगे, 2 पीसेस होंगे। देखिए रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी और टोटल का रेशियो निकालना होता, हमारा फॉर्मूला था k स्क्वायर बाई r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। आप यहाँ जाओगे, ये फॉर्मूला है 1 प्लस 2/3, दिस इज 2/3। सॉल्व कर लीजिए, आंसर इज 2/5। आंसर इज 2/5। में से भी इसको माइनस कर दें ट्रांसलेटरी को तो भी डायरेक्ट निकल आएगा। बताइए कुछ प्रॉब्लम। सर अगर टोटल एनर्जी में से ट्रांसलेटरी को माइनस कर दें तो भी रोटेटरी निकल आएगा ना। पिछले केस में हाँ, 1 में से माइनस कर दोगे आप तो ये आ जाएगा। आपने अगर ट्रांसलेटरी एनर्जी आपकी 2 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ ट्रांसलेशन में कुछ रोटेशन में, तो आपने ट्रांसलेटरी पार्ट निकाल लिया, इसको 1 में से माइनस करिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुल एनर्जी है उसके हम 5 हिस्से करते हैं, तो उसमें से 3 पार्ट्स ट्रांसलेशन के पास, तो बाकी बचे 2 पार्ट्स कहाँ, रोटेशन के पास। 2/5 इज द फ्रैक्शन एसोसिएटेड विद रोटेशन। अब मान लो हॉलो स्फीयर नहीं, हमने आपको दिया होता सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर
सॉलिड सिलेंडर या डिस्क, इसका एक भी फॉर्मूला है, क्योंकि डिस्क या सॉलिड सिलेंडर जब रोटेट करेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा 1/2 mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो कितना आएगा, हाफ mr²। सिलेंडर भी जब रोल करेगा तो इट विल रोलिंग लाइक अ डिस्क, इसका फॉर्मूला वही आएगा जो डिस्क के लिए आएगा। और इसको इक्वेट कर दो आप m k स्क्वायर, m के लिए कैंसिल, व्हाट इज k स्क्वायर यार, दिस इज 1/2। ठीक है ना। तो हम अगर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी को टोटल से रेशियो करें तो हमारा फॉर्मूला था 1 + k स्क्वायर r² डिनोमिनेटर में, नंबरेटर में था 1। क्या बनेगा, आंसर विल बी 2/3। पूरी एनर्जी के अगर 3 पार्ट्स करें तो 2 पार्ट ट्रांसलेशन के पास है, इसका मतलब रोटेशन के पास कितने पार्ट्स हैं, ये आएगा 1 पार्ट। अब ये फॉर्मूला आपका सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सॉलिड सिलेंडर लगा लो, डिस्क लगा लो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब यही चीज अगर हमने आपको सॉलिड सिलेंडर के बजाय हमने हॉलो सिलेंडर दिया होता या